हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो आज हम सभी फिर से वापस आते हैं अपने इस जर्नी में, लॉ की इस दुनिया में। तो आज इस 7th पार्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड लॉ। तो रूल्स और लॉ में क्या डिफरेंस है ना? रूल्स वर्सेस लॉ, है ना? तो चलिए देखते हैं, पढ़ाई करते हैं। आ जाइए। रूल्स, रूल versus law. So what do you mean by rule? एक्चुअल में रूल है क्या? किसे कहते हैं हम लोग रूल? रूल्स का क्या अर्थ है? तो रूल्स आर द गाइडलाइंस guidelines that are to be followed, इसको हम लोग फॉलो करते हैं ना। तो रूल्स एक तरह का गाइडलाइंस होती है दैट आर टू बी फॉलोड, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। बट व्हाट आर द लॉ? तो लॉज क्या है? लॉज क्या होती है? लॉज आर रूल्स, लॉज आर रूल्स दैट आर enforceable in courts, in court। तो लॉज आर द रूल्स, क्या ये एक नियम है? तो लॉज खुद एक नियम है, बट रूल्स आर एक गाइडलाइंस, एक तरह की गाइडलाइंस होती है। रूल्स एक गाइडलाइंस होती है, बट लॉज खुद एक रूल्स है। लॉज आर रूल्स दैट आर इनफोर्सिएबल इन कोर्ट, जो कि क्या होती है? कोर्ट में लागू होती है। तो लॉ क्या है? एक रूल्स होती है ना। हम लोग पढ़े हैं कि लॉज के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, कैनॉन। चलिए हम लोग आज देखते हैं हम लॉ को किन किन नामों से जान सकते हैं। पहले हम लोगों ने देखा कैनॉन, ऑर्डिनेंस, प्रिसेप्ट, रूल्स, रेगुलेशन एंड स्टैट्यूट। तो उसमें जो हम लोगों ने देखा रूल्स, तो वही है रूल्स। तो लॉ क्या है? एक रूल्स है ना, दैट आर इनफॉर्सिबल इन कोर्ट, जो कि कोर्ट में क्या करती है? लागू होती है। तो रूल्स ही क्या है? लॉ है। रूल्स ही लॉ है। क्या ये सही है? क्या लॉ एक रूल्स है? क्या ये सही है? नहीं। तो लॉ एक रूल्स है, रूल्स ही लॉ नहीं, बल्कि लॉ एक रूल्स है ना। लॉज आर रूल्स दैट आर इनफोर्सेबल इन कोर्ट। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लॉ क्या होती है? एक रूल्स होती है, बट रूल्स एक गाइडलाइंस होती है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं जनरली। बट जो रूल्स है, बहुत सारे रूल्स का है ना, बहुत सारे नियम जिसको हम लोग कोर्ट में लागू करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एक लॉ, उसको कहते हैं लॉ। तो लॉ आर द रूल्स दैट आर इनफोर्सेबल इन कोर्ट, है ना। तो यही है डिफरेंस दोनों में, रूल्स और लॉ में। रूल्स क्या होती है? रूल्स आर द गाइडलाइंस दैट आर टू बी फॉलोड। तो एक तरह की गाइडलाइंस है बहुत सारी, है ना। आप कहीं गए बाहर, सपोज आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और वहाँ पे एक स्टेप्स है कि नहीं आपको टिकट कटानी है। तो ये क्या है? उसमें कुछ रूल्स फॉलो की जाती है ना। तो उसको आप उसको मानते हैं और उसके अनुसार उस प्रोसीजर को आप करते हैं और सीधा आप कहाँ जाते हैं? ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। उसी प्रकार आप कोर्ट जाते हैं तो वहाँ कोई केस को लेकर के, तो उस केस में किसी भी तरह का उसको सॉल्व करने के लिए वहाँ कोर्ट में कुछ रूल्स को लागू करते हैं। तो एक लॉ कहलाएगा, वो लॉ के अकॉर्डिंग है। बट कहीं भी आप सपोज आप सड़क पे चल रहे हैं, तो सड़क पे कहाँ? ऑलवेज कीप्ट इन लेफ्ट, तो हमें हमेशा बाईं तरफ चलनी चाहिए ना, क्या दाई तरफ नहीं चलनी चाहिए ना। तो बाईं तरफ चलनी चाहिए। तो सड़क पे आप जाते हैं तो बाईं तरफ चलते हैं। वी शुड ऑलवेज फॉलो जेब्रा क्रॉसिंग, है ना। जेब्रा क्रॉसिंग में हम लोग क्या करनी चाहिए? फॉलो करनी चाहिए। तो ये सारी क्या है? ये सारी गाइडलाइंस है, ये सारी रूल्स है जिसको हम लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। बट लॉ आर द रूल्स दैट आर इनफोर्सिबल इन कोर्ट, जो कि कोर्ट में क्या होती है? लागू होती है। तो रूल्स आर द गाइडलाइंस दैट आर टू बी फॉलोड, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। बट लॉ आर रूल्स दैट आर इनफोर्सिबल इन कोर्ट। चलिए, तो आज आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, रूल्स वर्सेस लॉ। रूल्स क्या होती है और लॉ क्या होते हैं। चलिए चलिए तो अब हम लोग देखने वाले हैं वेरियस डिफिनेशंस ऑफ लॉ। याद आया आपको कि हम लोगों ने पहला देखा था नेचुरल स्कूल, जिसमें हम लोगों को क्या देखा था कि जस्टिस इज द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ। जस्टिस क्या है? न्याय ही सबसे प्रमुख और
गाइडिंग एलिमेंट्स हैं लॉ के। तो अब हम लोग देखने वाली हैं वेरियस डिफिनेशंस ऑफ लॉ में सेकेंड पार्ट, वेरियस डिफिनेशंस ऑफ लॉ के सेकेंड पार्ट, डिफिनेशंस ऑफ लॉ में हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड थीम, वो है पॉजिटिविटी डिफिनेशन ऑफ लॉ, पॉजिटिविटीज डिफिनेशन ऑफ लॉ। ये क्या करती है? तो अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, तो जॉन ऑस्टिन एक विधिवेता थे, है ना, न्याय के जानकार थे, है ना, जो विधि शास्त्र जो पढ़ते थे, है ना, एज ए लॉ के जानकार थे। तो जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि लॉ इज द स्टेटमेंट, नो, लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स, लॉ इज द aggregates of rules set by man as politically superior, सर्वोच्च, superior और sovereign. What do you mean by sovereign? राजा, किंग, इसके पास अधिकार हो, आधिपत्य हो। तो लॉ यही है ना, लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स। एग्रीगेट्स मींस होता है ग्रुप्स, है ना, तो नियमों का, बहुत सारे नियमों का एक समूह है जो सेट किया गया किसी मैन के द्वारा एज पॉलिटिकली सुपीरियर, जो क्या हो, राजनीतिज्ञ प्रमुख हो, सर्वोच्च हो, है ना, जो राजनीति हो इसमें बहुत सारा, है ना, और सॉवरेन हो मीन्स उसका एक ही वही मतलब एक राजा की तरह हो। तो हम कह सकते हैं कि लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, है ना। तो अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स दैट आर सेट बाय अ मैन एज पॉलिटिकली सोवरेन, जो कि क्या हो, राजनीतिज्ञ हो, मतलब राजनीतिज्ञ सर्वोच्च हो। किसी भी कोई किंग कोई कमांड कर रहे हैं तो उनका जो थीम होगा वो पॉलिटिक्स होगा, है ना, जो पॉलिटिकल ही उनका मेन एज ए सब्जेक्ट होगा, है ना, पॉलिटिकल सब्जेक्ट होगा मेन एज ए। ये भी कह सकते हैं कि लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स, ग्रुप ऑफ रूल्स दैट आर सेट टू अ मैन, किसी एक आदमी के लिए सेट किया गया है, किसी आदमी के लिए सेट किया गया है एज पॉलिटिकल सब्जेक्ट, है ना, एज ए पॉलिटिकल सब्जेक्ट। तो एक राजनीतिक शास्त्र के रूप में क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं किसी आदमी के लिए। तो ग्रुप बहुत सारे नियमों का एक समूह है लॉ। तो लॉ इज द ग्रुप ऑफ रूल्स सेट टू अ मैन, आदमी के लिए सेट करते हैं एज पॉलिटिकल सब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए, तो वही कहा गया है लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स दैट आर सेट बाय मैन, तो आदमी के द्वारा सेट है ना, ये स्थापित किया गया है पॉलिटिकली सुपीरियर, जहाँ पे क्या हो, बहुत सारा पार्टी पॉलिटिक्स हो। ये कहते हैं जॉन ऑस्टिन कहते हैं, कौन कहते हैं, जॉन ऑस्टिन। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं एक और चीज, 3 एलिमेंट्स ऑफ लॉ। 3 एलिमेंट्स ऑफ लॉ में क्या कहा गया है, चलिए इसमें कहा गया है कि ये जो लॉ है इट ऑब्लिगेजेस मीन्स क्या है कि इसको बाध्य करता है अ सर्टेन ऑब्लिगेज सर्टेन कोर्स ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट मीन्स बहुत आ रहा है, आप पता होना चाहिए, कंडक्ट मीन्स आचरण, व्यवहार है, बिहेवियर इसको कहते हैं। तो सर्टेन कोर्स ऑफ कंडक्ट और import a duty and is backed by sanction, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो ये कहता है कि लॉ जो होता है वो क्या होती है, लॉ एक्चुअल में वो ऑब्लिगेट करती है क्या चीज को, बाध्य करती है सर्टेन कोर्स ऑफ कंडक्ट को, किसी तरह की व्यवहार। हम जानते हैं कि लॉ, व्हाट इज लॉ, लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट, है ना, टू रेगुलेट्स ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कंडक्ट इन अ सोसाइटी, और
लॉ क्या है, तो लॉ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियंस। बहुत सारे डिफिनेशन हम लोगों ने देखा, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है वो क्या है कि लॉ इज द मैकेनिज्म, लॉ इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर इन अ सोसाइटी। तो क्या है, एक तरह का क्या है, लॉ एक मैकेनिज्म होती है ना, कि किसी भी इंसान की किसी भी व्यवहार जो उसका आचरण होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, है ना, बाय द लॉ, जो कि क्या है, एक तरह का रूल्स है दैट आर इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, जो कि हम क्या करते हैं, कोर्ट में लागू करते हैं उसे। ठीक है, चलिए, तो इट ऑब्लिगेट्स सर्टेन कोर्स ऑफ कंडक्ट। देखिए यहाँ कंडक्ट है, ये पहला एलिमेंट है लॉ की। फिर इम्पोर्ट अ ड्यूटी, तो क्या होती है, इम्पोर्ट करती है ड्यूटी को, काम को क्या करती है वो, थोपती है उस पर, किसी भी कोई भी जिस पे वो लगाना चाह रहे हैं, तो कोई काम को, कोई कार्य को उसको थोपा जाता है, उसको दिया जाता है, और इस बैक बाय सैंक्शन, और उसको समर्थित किया जाता है किसके द्वारा, तो प्रतिबंध लगा करके उसको रोक दिया जाता है। तो कोई भी आचरण या व्यवहार है तो उसको हम लोग बाध्य करते हैं, और कोई ड्यूटी है तो उसको हम थोपते हैं, उसको लागू करते हैं, और कोई भी तरह का अगर किसी भी सभी चीज़ को रोकना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रोक भी देते हैं, उसको प्रतिबंधित कर देते हैं। ये तीसरा एलिमेंट है लॉ के, उसको कहते हैं प्रतिबंध, प्रतिबंध। तो पहला है ये समर्थित प्रतिबंध लग जाता है, इसको कहते हैं बाध्य, बाध्य, बाध्य करना क्या, तो बिहेवियर को, और इम्पोर्ट करना, थोपना, लागू करना ड्यूटी को, इज बैक्ड बाय सैंक्शन एज अ प्रतिबंध। ठीक है, तो तीन एलिमेंट्स है लॉ का, देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ लॉ, दैट इज कंडक्ट, ड्यूटी एंड सैंक्शन। चलिए चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं थ्री एलिमेंट्स ऑफ लॉ, थ्री एलिमेंट्स ऑफ लॉ, थ्री एलिमेंट्स ऑफ लॉ, थ्री एलिमेंट्स ऑफ लॉ। चलिए, देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ लॉ, थ्री एलिमेंट्स ऑफ लॉ। तो देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ लॉ, क्या है वो, पहला है कंडक्ट, दूसरा है हम लोगों ने देखा ड्यूटी, एंड थर्ड है क्या, सैंक्शन। तो क्या करना है यहाँ, किसी भी आचरण व्यवहार को बाध्य रोक देना है, ड्यूटी को लागू कर देना है, और ये इस दोनों को क्या करना है, प्रतिबंध लगा देना है, उसको स्टेबलाइज कर देना है, फिक्स कर देना है, इसको करते हैं प्रतिबंध, प्रतिबंध, है ना। तो सबसे पहले इसको क्या करना, बांध देना किसी चीज में। तो आचरण व्यवहार को हम लोग उसको बाध्य, कंट्रोल करते हैं, ड्यूटी है तो उसको हम लागू करते हैं, और कोई इन दोनों को हम क्या करते हैं, प्रतिबंध कर देते हैं। ठीक है, चलिए फिर से हम उनको प्रतिबंध करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं थर्ड डिफिनेशंस, उसको कहते हैं हिस्टोरिकल डिफिनेशंस ऑफ लॉ। तो वेरियस डिफिनेशंस ऑफ लॉ के थर्ड पार्ट में है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल डिफिनेशंस ऑफ लॉ, डिफिनेशंस ऑफ लॉ। चलिए, हिस्टोरिकल डिफिनेशंस ऑफ लॉ क्या है, चलिए इसमें बताया गया है कि लॉ, हिस्टोरिकल डिफिनेशंस ऑफ लॉ में क्या बताया गया है कि लॉ इज द मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ। ये क्या है कि बिना किसी एक तरह का मैटर, हम लोग देखा था मैटर क्या होता है, यहाँ MATTER, इट इज नॉट अ केमिस्ट्री, इट्स अ लॉ। तो यहाँ मैटर हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि मैटर यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं इसके पास कुछ ना कुछ है ना, कोई स्पेस ले और इसके पास कुछ ना कुछ वेट हो, उसको मैटर कहते हैं। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट, दैट इज द मैटर। बट जैसे कि हम लोग ये व्हाइट बोर्ड, ये क्या एक तरह का मैटर है ना। ये हमारा क्या कोट, ये एक क्या है, एक तरह का मैटर है। आप आपके स्मार्टफोन है ना, आपके पेन, आपकी कॉपी, आपका ये वॉल, आप जहाँ बैठे हैं वो क्या है, एक तरह का मैटर है। जो भी चीज़ आप देखते हैं वो सारा क्या है, मैटर है। बट मैटर क्या है, एक तरह का कोई क्या, कोई बात है। यहाँ क्या है, यहाँ जो मैटर यूज हो रही है, यहाँ पे जो हम लोग मैटर यूज देखेंगे, मैटर वर्ड, उसका मतलब होता है कोई बात, कोई किसी भी तरह का कोई बात होगा, है। सो सिंपल से कहेंगे मैटर, कहते हैं ना वो मैटर हो गया, तो ये मैटर वो। तो मैटर, यहाँ पे मैटर मीन्स क्या हुआ, ये मैटर का मतलब होता है कोई बात। ठीक है, तो अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है लॉ। लॉ मतलब है अनकॉन्शियस, कॉन्शियस मीन्स चेतन होता है, मतलब चेतना, बट यहाँ अन लगा हुआ है मीन्स कोई भी सजगता नहीं हो, कोई अवेयरनेस नहीं है, अनकॉन्शियस,
होता है, और ऑर्गेनिक जैविक ग्रोथ होता है, विकास। इसकी विकास कैसी होती है? इसकी विकास जैविक और अवचेतन विकास होती है। किसकी? लॉ। तो वो है लॉ। लॉ इज द मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ। चलिए, किस में कहा गया है? हिस्टोरिकल डिफिनेशंस ऑफ लॉ में कहा गया है कि लॉ इज द मैटर ऑफ unconscious and organic growth। लॉ इज द मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं, इसको जैविक विकास कहेंगे, ठीक है ना, वही है लॉ। चलिए, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग देखने वाले हैं इसके हिस्टोरिकल डिफिनेशन ऑफ लॉ हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं फोर्थ पार्ट्स पे, वेरियस डिफिनेशंस ऑफ लॉ के, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सोशियोलॉजिकल डिफिनेशंस ऑफ लॉ। सोशियोलॉजिकल डिफिनेशंस ऑफ लॉ। चलिए, सोशियोलॉजिकल डिफिनेशंस ऑफ लॉ, आज हम लोग इसको देख रहे हैं कि डिफिनेशंस ऑफ लॉ में बहुत सारे हैं, जिसमें हम लोगों ने देख चुका है अभी तक नेचुरल सिस्टम। दूसरा हम लोगों ने देखा है इसमें पॉजिटिविटीज डिफिनेशन ऑफ लॉ, जिसमें जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ ग्रुप ऑफ रूल्स सेट टू अ मैन एज अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट और सेट बाय अ मैन एज पॉलिटिकली सुपीरियर और सोवर, है ना। फिर हम लोगों ने देखा कि लॉ क्या है? पूरी तरह से राजनीति है। उसमें लॉ क्या है? रूल्स है जो कि हम क्या करते हैं? कोर्ट में लागू करते हैं, और ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट है लॉ, ठीक है। तो उसमें जॉन ऑस्टिन के अनुसार फिर 3 एलिमेंट्स ऑफ लॉ हम लोगों ने देखा: कंडक्ट, आचरण, व्यवहार, ड्यूटी, कोई काम, है ना, सैंक्शन, जो प्रतिबंध लगाते हैं इन दोनों को, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा है हिस्टोरिकल डिफिनेशंस ऑफ लॉ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि लॉ इज द मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो हम लोग अब देख रहे हैं फोर्थ डिफिनेशंस ऑफ लॉ, जो कि है सोशियोलॉजिकल डिफिनेशंस ऑफ लॉ। तो सोशियोलॉजिकल डिफिनेशंस ऑफ लॉ में क्या है? सोशियोलॉजिकल डिफिनेशंस ऑफ लॉ, सोशियोलॉजिकल डिफिनेशंस ऑफ लॉ, सोशियोलॉजिकल डिफिनेशंस ऑफ लॉ, डिफिनेशंस ऑफ लॉ। तो सोशियोलॉजिकल डिफिनेशंस ऑफ लॉ में क्या है? सोशियोलॉजिकल, देखिए यहाँ टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए। सोशियोलॉजिकल है सोसाइटी, है ना, सोशल यानी सामाजिक रूप से, है ना, समाज, है ना, सामाजिक। तो सोशियोलॉजिकल कहा गया है जो सामाजिक हो, सामाजिक। तो जो सामाजिक जो परिभाषा दी गई है, डिफिनेशंस दिया गया है लॉ का, वो क्या है? उसके 3 एसेंशियल बताए गए हैं, 3 महत्व है। तो इसके जो डिफिनेशन उसके 3 महत्व बताए गए हैं। पहला है कि लॉ इज ट्रीटेड, लॉ को ट्रीट कैसे किया जाता है? इज ट्रीटेड एज ओनली वन मीन ऑफ सोशल कंट्रोल। तो क्या होता है एक्चुअल में? लॉ एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ये कैसे ट्रीट होती है? ओनली वन मीन ऑफ सोशल कंट्रोल। ये क्या है? एक सोशल कंट्रोल है। हम लोगों ने पहले देख चुका है कि एक और डिफिनेशन ऑफ लॉ हम लोग देखें। अभी क्या देख रहे हैं हम लोग? अलग अलग तरह के डिफिनेशन देख रहे हैं लॉ के, है ना, जिसमें बताया गया कि लॉ क्या है? सोशल कंट्रोल है। लॉ क्या है? एक सोशल कंट्रोल होती है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी या इवेंट्स होती है उसको हम कंट्रोल करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सोशल, है ना, सामाजिक रूप से हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो सोशल कंट्रोल लॉ, है ना। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, और सोसाइटी के रिस्पेक्ट में, पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग ने लॉ के मीन को क्या समझा था? लॉ मीन्स क्या होता है? जस्टिस, न्याय, है ना। स्टैच्यूट नहीं, स्टैच्यूट होता है लेजिस्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ का मीन्स क्या है? लॉ मीन्स होता है जस्टिस, न्याय, है ना, ऑर्डर देना, रूल्स, है ना, और रेगुलेशंस, ये सब होती है। और क्या है? इसमें बहुत सारे एक्ट होते हैं, तो ये सब होती हैं सोसाइटी के रिस्पेक्ट में। उनकी नज़रियों में जो लॉ का मीन्स होता है जस्टिस मीन्स न्याय। अगर सोशल यानी समाज, सोसाइटी में किसी तरह का कोई भी केस है, कोई बात होती है और किसी को न्याय देना है, तो न्याय लॉ कहलाएगा वो,
ठीक है। लॉ क्या, वहाँ पे लॉ यूज़ करेंगे। तो लॉ क्या है, एक तरह का न्याय है, जस्टिस है। लॉ मीन्स जस्टिस अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, बट अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेचर है, उसके अनुसार क्या होता है कि लॉ मीन्स होता है स्टैट्यूट, है ना। चलिए, तो एक तरह का सोशल कंट्रोल है। दूसरा एसेंशियल क्या है, इसके महत्व क्या है लॉ के। देखिए, लॉ से हम लोग सोसाइटी में किसी तरह का कोई भी चीज़ है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ना, एक सोशल कंट्रोल है ये। दूसरा है लॉ इज सोशल वर्क भी कर सकते हैं। लॉ इज ट्रीटेड, लॉ इज टू सर्व, लॉ इज टू सर्व सोशल पर्पस, सोशल पर्पस। चलिए, लॉ से हम लोग क्या करते हैं कि सामाजिक जो भी उद्देश्य है उसको हम पूर्ति करते हैं लॉ से, विद द हेल्प ऑफ लॉ। लॉ इज टू सर्व सोशल पर्पस, लॉ इज टू सर्व सोशल पर्पस। चलिए, अब हम लोग थर्ड एसेंशियल पे आते हैं, महत्व पे, जो कह रहा है कि लॉ इज कोहर्सिव इन नेचर। लॉ इज कोहर्सिव, कोहर्सिव इन नेचर। तो लॉ इज कोहर्सिव इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय कोहर्सिव? कोहर्सिव मीन्स क्या होता है? कोहर्सिव, कोहर्सिव मीन्स बलपूर्वक किसी भी चीज़ को लेना, है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते होंगे अधिकतर मोस्ट ऑफ द केसेस आप अलग अलग स्टेट्स पे देख सकते होंगे, है ना। इस कंट्री हमारे इंडिया में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते होंगे जो नशेड़ी है ना, जो शराब वगैरह होते हैं, तो वो जो है उस शराबबंदी इसको करते हैं। तो शराबबंदी जो होती है वो क्यों हुई? शराब ज़्यादा खेप हो रहा था, लोग जो उन लोगों की हालत ख़राब हो रही थी, लोग मानसिक शारीरिक रूप से बीमार हो रहे थे, है ना। शराब के कारण जो है परिवारों में भी विवाद हो गया। तो ये सारा चीज़ केस हुआ। लोग अपनी बेरोजगार हो रहे थे, है ना, रोजगार नहीं मिला, और लोग नॉन क्या कहते हैं उसको, इलीगल वर्क्स करने लगे लोग, है ना। हम लोग कहते हैं ना टर्म्स लीगल, तो इलीगल वर्क करने लगे लोग, और कर भी रहे हैं कहीं। तो इलीगल वर्क करने लगे, तो इसलिए सरकार, गवर्नमेंट जो थी क्या कर रही है, वो उसने सोचा कि क्यों ना इसको बंद करने के लिए एक तरह का लॉ, एक तरह का नियम लागू किया जाए, ठीक है। तो इसलिए शराबबंदी किया गया, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं नोट, है ना, जो नकली नोट है उसको चेंज करके फिर नए नोट आए, है ना, उसको कहते हैं। फिर ये जो नई नोट आना और ये शराबबंदी, ये सब क्या है, एक बलपूर्वक काम किया गया है, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं, सड़क पे आप जा रहे हैं, किसी तरह का कैंपेन हुआ, अभियान, है ना, कोई प्रदर्शन हो रहा है, स्ट्राइक हुआ, है ना, हड़ताल हुई। तो जो हड़ताल हुई या स्ट्राइक हुई, तो उसमें क्या हो रहा है कि लोग अपनी जो भी मोटो है, जो पर्पस है, उसको पूरा करवाने के लिए क्या करते हैं, इस तरह के कैंपेन स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं। इसमें यदि आप देख सकते होंगे अग्निवीर, है ना, अग्निवीर जो 4 साल दिया गया अग्निवीर को, तो इसमें क्या हुआ, लोग जो जवान थे, जो यंग थे, वो सड़क पर आ गए और वो कहने लगे नहीं, ये अग्निवीर जो हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वो सड़क पे आ गए। वहाँ पे लोगों को रोका गया, जो आम जनता थी उनको रोका गया कि वो उस भीड़ में ना आए, है ना। अगर वो इस तरह का, अगर वो अग्निवीर जो इस तरह से, जो कुछ असामाजिक तत्व के लोग भी थे उसमें बीच में, है ना, तो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, वो आग जला रहे थे, सड़क पर कुछ कुछ कर रहे थे, तो ये सब जो भी चीज़ें कर रहे थे, तो इससे क्षति तो पहुँचेगी ना। सड़क पे अगर इस तरह से करेंगे, कहीं भी आग लग सकती है ना। तो ये जो आग लग सकती है, तो आग लगने का कारण क्या है ना। तो आग लगने के कारण तो आप जान ही रहे हैं कि लोग नासमझी के कारण। तो उस बीच में यदि लोग कहीं भी लग गया और क्षति हुई, तो पुलिस क्या करेंगे, बलपूर्वक यूज़ करेंगे ना, है ना, धारा 144 का यूज़ करेंगे ना। तो लॉ क्या है, बलपूर्वक क्या है, एक तरह का कोहर्सिव नेचर होता है। लॉ क्या है, लॉ इज कोहर्सिव इन नेचर, यानी एक बलपूर्वक यूज़ किया जाता है लॉ को। एक इसकी प्रकृति कैसी है, बलपूर्वक, है ना। तो हम इसको बल से यूज़ कर सकते हैं लॉ को, है ना। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बल का यूज़ कर सकते हैं। सीधा सा सिंपल लैंग्वेज समझिए कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लॉ यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज लॉ इज कोअर्सिव इन नेचर, ठीक है। चलिए, तो समझ गए यहाँ पे लॉ इज कोअर्सिव इन नेचर। लॉ क्या है, एक बलपूर्वक, तो हम लोग इसको बलपूर्वक यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो देयर आर 3 एसेंशियल्स ऑफ दिस डेफिनेशंस ऑफ लॉ, दैट इज सोशियोलॉजिकल डेफिनेशंस ऑफ लॉ। इसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा है
कि लॉ इज ट्रीटेड एज ओनली वन मीन ऑफ सोशल कंट्रोल। इसका एसेंशियल ये है कि सोशल क्या है, सोशल सोसाइटी समाज रूप से इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ। समाज में सामाजिक रूप से यदि किसी भी तरह का कोई बात है तो उसको हम लोग लॉ से कंट्रोल करते हैं। तो लॉ क्या है, एक सोशल कंट्रोल है। लॉ क्या है, एक सोशल कंट्रोल है। तो लॉ इज ए सोशल कंट्रोल। दूसरा हम लोग एसेंशियल जानते हैं लॉ की, लॉ इज टू सर्व सोशल पर्पस। सामाजिक उद्देश्य को पूर्ति हम लोग कैसे करते हैं, सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हम लोग विद द हेल्प ऑफ लॉ से करते हैं। तो लॉ इज टू सर्व सोशल पर्पस। चलिए थर्ड है हमारा एसेंशियल, लॉ इज कोर्सिव इन नेचर। लॉ की मदद से हम लोग को किसी भी गलत चीज़ों को रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोर्स, यानी बलपूर्वक। ठीक है, तो लॉ कोर्सिव नेचर का भी होता है। चलिए तब अब हम लोग देखने वाले हैं रियलिस्टिक डिफिनेशंस ऑफ लॉ। क्या देखने वाले हैं, रियलिस्टिक डिफिनेशंस ऑफ लॉ। रियलिस्टिक डिफिनेशंस ऑफ लॉ, रियलिस्टिक डिफिनेशंस ऑफ लॉ। चलिए अब हम लोग आते हैं रियलिस्टिक डिफिनेशंस ऑफ लॉ। रियलिस्टिक definitions of law, definitions of law। चलिए रियलिस्टिक डिफिनेशंस ऑफ लॉ है जिसमें अकॉर्डिंग टू हॉल्म्स उसी तरह एक तरह के क्या थे, विधि वेता है ना, जो न्याय के जानकार थे, विधि शास्त्र जानते थे। तो ये इन्होंने लॉ को डिफाइन किया है बड़ी ही ब्यूटीफुल तरीके से कि लॉ इज द स्टेटमेंट ऑफ circumstances, Law is the statement of circumstances in which पब्लिक फोर्स, लोगों की जो बल है ना, जन बल उसको कहते हैं, जनता की जो बल है, पब्लिक फोर्स will be brought to bear upon through court। The law is the statement of circumstance in which public force will be brought to bear upon through court। तो हम लोग कर सकते हैं क्या, to bear upon through courts। तो किसी भी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी समस्या हुई है ना, कहीं भी अगर कोई बात की समस्या होती है तो वो जो परिस्थिति है उसका जो स्टेटमेंट है ना, वही लॉ है। कोई भी चीज़ हम लोग बोलते हैं कोई परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, तो उसका जो स्टेटमेंट है वो बात जो कहा गया, कोई बात कहा गया, तो वही है लॉ। लॉ इज द स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांस, जिसमें क्या होता है कि हम लोग पब्लिक फोर्स को लाएंगे, है ना, सहने के लिए कोर्ट के थ्रू, है ना, पब्लिक फोर्स को हम लाते हैं उस परिस्थितियों को, जो बात हम लोग बोलते हैं। सपोज कहीं भी मैटर हो गया, अब यहाँ पे आया मैटर, तो मैटर मतलब कोई बात, है ना, तो मैटर आया, तो कोई मैटर होता है, तो उस मैटर जो भी आसपास में जो लोग रहते हैं, अगर मैटर हुई, बात हो गई, और आसपास में रहने वाले लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना, उनके द्वारा बोला गया, या फिर कोई दो पक्ष हैं उनमें मैटर हुआ, तो उनका जो स्टेटमेंट है ना, उसको जो है उसमें क्या होता है कि हम लोग उसको सहने के लिए पब्लिक फोर्स को जो हम लोग लाएंगे, तो उसको कोर्ट के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग उसको सहते हैं, टू बियर अपन थ्रू कोर्ट्स। तो कोर्ट उस पर क्या करती है, उसको एक तरह का रोकती है, मतलब उसको सहा जाता है पब्लिक फोर्स को, है ना। तो स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांस, ये परिस्थितियों का एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या करते हैं, पब्लिक फोर्स को हम लोग लाएंगे टू बियर अपन थ्रू कोर्ट्स। उसमें क्या करते हैं, कोर्ट के थ्रू उसको सहा जाता है ना, उसको बर्दाश्त किया जाता है, ठीक है ना, पब्लिक फोर्स को, लोगों की जो बल है। सपोज अगर कोई पक्ष है तो उसमें आपस में भिड़ंत हो गया, ठीक है, तो पब्लिक फोर्स को हम लोग लाएंगे, है ना, टू बियर अपन थ्रू कोर्ट्स के थ्रू उसको क्या करेंगे, सहने के लिए, ठीक है। तो चलिए
तो लॉ वही कहा गया है कि लॉ इज द स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस इन विच पब्लिक फोर्स विल बी ब्रॉट टू बियर अपन थ्रू कोर्ट। तो कोर्ट में क्या करते हैं इसको हम लोग, कोर्ट के जरिए इसको क्या करते हैं, सहते हैं। लोगों की जो भी बल है ना, दो स्टेट में दो पक्ष है और दोनों पक्ष में लोग आपस में कुछ भी कर रहे हैं, तो लोगों की जो राय है, लोगों की जो बल है, उस पर किया गया उसको रोकने के लिए, उसको हम लोग लाएंगे सहने के लिए, और वो कोर्ट के जरिए सहा जाएगा, कोर्ट के जरिए बर्दाश्त किया जाएगा उसके स्टेटमेंट को। तो किसी भी परिस्थितियों का स्टेटमेंट लॉ कहलाता है अकॉर्डिंग टू हॉल्म्स। चलिए, इसमें इन्होंने और एक डिफाइन किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। क्या कहा है हॉल्म्स ने? हॉल्म्स कहते हैं, चलिए इसको अच्छे से समझिए एक और तरीके से, कि लॉ, हॉल्म्स कहते हैं कि लॉ इज नथिंग बट mechanism of regulating human conduct या behavior, regulating human behavior or conduct, ह्यूमन बिहेवियर और कंडक्ट कहते हैं। तो लॉ इज नथिंग बट मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर, किसी भी मानव के आचरण व्यवहार को रेगुलेट करने का एक मैकेनिज्म है ना, उसको कर रही है वो लॉ है। इन द सोसाइटी, कहाँ पर? तो इन द सोसाइटी, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा इससे रिजल्ट लिखते हैं, इसका रिजल्ट हम लोग लिखते हैं, है ना। इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम क्या होगा? तो इट सो दैट द हार्मोनियस मीन्स होता है सामंजस्यपूर्ण व्यवहार, इसको हार्मोनियस कॉर्पोरेशन ऑफ इट्स member increases। चलिए फिर क्या होगा? then thereby ruin or coordinating thereby stop ruin by coordinating divergent confliction of interest of individual तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी भी इंसान की सोसाइटी में, समाज में, उसके आचरण, उसके व्यवहारों को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म है लॉ, है ना। यहाँ वर्ड एक आ रहा है मैकेनिज्म वर्ड, है ना, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म वर्ड क्या होता है? जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, है ना। तो ब्रीदिंग क्या है? इनटेकिंग ऑफ फ्रेश एयर, ऑक्सीजन रिच एयर, एंड फॉलिंग ऑफ एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। तो हम लोग क्या करते, ब्रीथ लेते हैं, इस तरह से ब्रीथ करते हैं, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को और छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कहते हैं मैकेनिज्म है। क्या है? एक तरह का मैकेनिज्म होती है ये, मतलब हम लोग सांस को लेना और सांस छोड़ देना, ये एक मैकेनिज्म है। क्या है? एक मैकेनिज्म है। उसी तरह लॉ इज नथिंग, लॉ कुछ भी नहीं है बट मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर कंडक्ट इन द सोसाइटी। तो किसी भी इंसान की सोसाइटी में उसकी बिहेवियर, आचरण को कंट्रोल करना की जो मैकेनिज्म
है ना, उसको क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। तो इससे होगा क्या, लोगों की आचरण व्यवहार अगर कंट्रोल होगी तो इससे क्या होगा, इससे होगी कि हार्मोनियस कॉर्पोरेशन ऑफ इट्स मेंबर इंक्रीज। तो सोसाइटी में जो भी लोग सामंजस्यपूर्ण जो व्यवहार रखते होंगे, है ना, जो उस तरह के लोग होंगे, उसकी संख्या क्या होगी, वृद्धि होगी। और साथ ही साथ देयर बाय टू स्टॉप रूल, देयर बाय टू स्टॉप रूल, बर्बादी कैसे होता है, बाय कोऑर्डिनेटिंग द डाइवर्जेंट कॉन्फ्लिक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। अब कोई एक इंसान अगर गलत कर रहा है समाज में, सपोज कोई इंसान जो कि गलत व्यवहार कर रहा है और उसका विपरीत, है ना, उसको कहते हैं वो विरोध, है ना, वो विरोधी है वो पूरा समाज का, वो समाज को गंदा कर रहा है ना, वो पॉइजन की तरफ फैला रहा है समाज में। तो वो जो पॉइजनस है उसको क्या करेंगे, उसके तो बर्बादी करेगा, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसके तालमेल कर सकते हैं, उसको तालमेल उसको उसको अच्छे से तरीके से बाय कोऑर्डिनेट करके, उसको मिला करके, उसके डाइवर्जेंट, उसके इन कॉन्फ्लिक्शन को जो वो इरादा रख रहा है उसको रोक करके हम लोग क्या कर सकते हैं, समाज में हो रही बर्बादी को, नुकसान को रोक सकते हैं। ठीक है, तो हार्मोनियस कॉर्पोरेशन मेंबर का इंक्रीज होगा, जो भी सामंजस्यपूर्ण रखने वाले, व्यवहार रखने वाले जो इंसान है वैसे उसकी संख्या बढ़ेगी, और जो लोग बर्बादी चाह रहे थे उसको रोका जा सकता है बाय कोऑर्डिनेटिंग द डाइवर्जिंग कॉन्फ्लिक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि लॉ क्या मैंडेटरी हो सकती है, मैंडेटरी, प्रोहिबिटिव हो सकती है और परमिसिव भी हो सकती है। तो लॉ में भी मैंडेटरी, प्रोहिबिटिव एंड परमिसिव इन नेचर। चलिए, इसमें कहा गया है कि सेपरेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर नॉन एज लॉ। तो जो अलग अलग तरह के नियम है, जो गाइडलाइंस है और जो सिद्धांत है, उसी को लॉ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लॉ तो क्या होगा, लॉ इट मे बी मैंडेटरी, प्रोहिबिटिव एंड परमिसिव इन नेचर। परमिसिव, तीन वर्ड्स आ गए हैं, मैंडेटरी, प्रोहिबिटिव एंड परमिसिव। चलिए, ये क्या है, मैंडेटरी को देखते हैं हम लोग पहले। फर्स्ट है मैंडेटरी, मीन्स अनिवार्य। मैंडेटरी लॉ calls for affirmative act, जो ऐसी अधिनियम जिसमें क्या हो, एफर्मेशन हो, दृढ़ संकल्प हो, पॉजिटिवनेस हो, सकारात्मकता हो। ठीक है, उसके लिए उस तरह के अधिनियम के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैंडेटरी लॉ को बुलाते हैं, है ना। जैसे कि in case of law requiring the payment of tax, करते हैं। तो मैंडेटरी एक अनिवार्य लॉ कब हम लोग बुलाते हैं, किसी भी अफर्मेटिव एक्ट के लिए, है ना, या कोई ऐसा केस इसमें कि लॉ की आवश्यकता हो रिक्वायरिंग फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी टैक्स का जो पेमेंट है उससे रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मैंडेटरी लॉ को बुलाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है प्रोहिबिटिव लॉ। प्रोहिबिटिव लॉ क्या है, तो प्रोहिबिटिव लॉ रिक्वायर्स नेगेटिव कंडक्ट, तो नेगेटिव कंडक्ट है, ये एक तरह का नकारात्मक आचरणों में आता है। ठीक है, कोई भी चीज नेगेटिव थिंग्स होती है तो वो प्रोहिबिटिव लॉ में आता है।
तो नेगेटिव है, लिखा हो ना, नेगेटिव कंडक्ट कहते हैं इसको, है ना। कंडक्ट मीन्स आचरण, व्यवहार। तो जो नकारात्मक आचरण होगी वो किस में आएगा, प्रोहिबिटिव लॉ में आएगा, ठीक है। तो नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पॉइंट है जो लॉ में भी परमिसिव इन नेचर, परमिशिव है ना, परमिट करता है वो। तो कुछ चीजों को करेगा, कुछ चीजों को नहीं करेगा। देखते हैं क्या करता है ये परमिसिव इन नेचर मीन्स। चलिए, तो लॉ जो है वो परमिसिव नेचर का भी है। चलिए हम लोग समझते हैं व्हाट डू मीन बाय परमिसिव इन नेचर, कि लॉ में बी permissive, permissive in nature. It means neither requires nor forbids action, but अनुमति देते हैं a certain conduct on past of individual if he desire to act. तो ये एक लॉ में भी परमिसिव इन नेचर, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, क्या अर्थ होता है इसका, नाइदर रिक्वायर्स, दोनों में से कोई भी रिक्वायर्स, कोई आवश्यकता नहीं है, और नॉट फॉरबिड एक्शन, कोई भी एक्शन, कोई काम हो रहा है उसको रोक देना, उससे कोई मतलब नहीं है ना। कोई एक्शन है, कोई काम हो रहा है तो उसको क्या करना है, वो रोक दे, वैसा नहीं है। बट अलाउ अ सर्टेन कंडक्ट, बट वो अनुमति दे कुछ ऐसे आचरणों को ऑन द पास्ट ऑफ इंडिविजुअल, जो व्यक्ति है उसके पहले, है ना, पास्ट में की गई कोई भी चीज़ें हैं उसको अलाउ करती है, इफ़ ए डिज़ायर टू एक्ट, और वो उसको करना चाहता हो तो, ठीक है। तो फॉरबिड एक्शन जो काम है उसको रोकती नहीं है ना। तो लॉ परमिसिव नेचर होता है, लॉ एज ए मैंडेटरी नेचर का होता है, और लॉ फॉरबिटिव नेचर होता है। और एक चीज़ हम लोगों ने देखा कि लॉ इज अ कोअर्सिव नेचर। तो लॉ एक तरह का रूल्स है जो कि हम लोग क्या करते हैं, इन्फोर्स करते हैं ना, लागू करते हैं उसको। तो कोई भी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए तो हम उसको क्या करते हैं, या फिर किसी भी गलत चीज़ों को रोकने के लिए बल का यूज़ करते हैं, तो वही है लॉ। लॉ इज कोअर्सिव नेचर, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि हाउ लॉज आर मेड इफेक्टिव, हम लोग लॉ को कैसे प्रभावित बनाते हैं, है ना, प्रभावी कैसे बनाए हम लोग, और कैसे इसको मजबूत बनाए, है ना, इफेक्टिव बनाए। इफेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस है, बोथ आर डिफरेंट माय फ्रेंड्स, इफेक्ट एंड इफेक्ट। एक होता है इफेक्ट, इसको हम लोग प्रभाव कहते हैं, इफेक्ट। एक होता है इफेक्ट, इसको परिणाम कहते हैं, इफेक्ट। इफेक्ट और इफेक्ट, यहाँ पे इफेक्ट है, क्या है, इफेक्ट। तो क्वेश्चन है ये हमारा कि हाउ लॉज आर मेड इफेक्टिव, मेड इफेक्टिव, ठीक है ना। तो इसको ये भी कर सकते हैं, हाउ लॉज आर मेड इफेक्टिव, है ना, इफेक्टिव। तो इसमें पहला है हमारा कि बाय एडमिनिस्ट्रिंग some form of punishment, some forms of punishment, कोई भी दंड है, कोई भी अपराध को, जैसे कोई भी चीज़ें हैं, पनिशमेंट है ना, दंड है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रशासिक करके, उसको प्रशासन जो होती है, प्रशासनिक करके उसको क्या कर सकते हैं, हम लॉ को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है।
तो बाय एडमिनिस्ट्रिंग सम फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट, कुछ तरह नई नई तरह के दंड को ला करके, है ना। तो अलग अलग तरह के दंड को ला करके, अलग अलग तरह के पनिशमेंट को हम लोग लागू कर करके हम लॉ को और इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा जो सेकंड है वो है बाय प्रिवेंटिंग डिसओबीडियंस। तो डिस मीन्स होता है नॉट, है ना, एंड ऑडियंस मीन्स क्या होता है, आज्ञाकारी। तो हम कह सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन को यदि लॉ अगर लागू होती है किसी भी स्टेट्स, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एक्सटेंट में, है ना, तो अगर वो लॉ को जो लागू हुई है, सपोज आर्टिकल 370, है ना, हम कह सकते हैं एक्ट 144, है ना, तो ये सब जो है अगर लोग नहीं मानते हैं, है ना, तो वो क्या है, आज्ञा का उल्लंघन करना, है ना। तो आज्ञा का जो है आज्ञा को माने, आज्ञा का उल्लंघन ना करें, इसलिए क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होगा, लॉ हमारा और मजबूत होगी। तो लॉ इज मेड इफेक्टिव बाय प्रिवेंटिंग द डिसओबीडियंस, है ना, उसमें जो डिसओबीडियंस है उसको प्रिवेंट, उसको रोक करके, उसको क्या करके, उसको पकड़ करके, उसको रोक करके, जो भी डिसओबीडियंस हो रही है, जो नहीं मानते हैं लोग, उसको क्या करके, उसको रोक करके, ठीक है। तीसरा है हमारा by requiring damages to be paid for injury due to disobedience, तीसरा हमारा क्या है, हम कैसे लॉ को और इफेक्टिव बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं, बाय रिक्वायरिंग द डैमेजेस टू बी पेड, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करके, है ना, उसकी आवश्यकता है। फॉर इंजुरी ड्यू टू द डिसओबीडियंस, जैसे कि अगर धारा 144 लागू हुई किसी भी क्षेत्र में, वहाँ पे वो नियम, वो लॉ को नहीं माना गया, तो क्या होगी, डिसऑबीडियंस होगा, लोग आज्ञा का उल्लंघन होगा, है ना। तो जो आज्ञा का जो उल्लंघन हो रहा है, तो उससे क्या होने वाला है, कुछ ना कुछ नुकसान होगी ना। तो नुकसान की भरपाई करने के लिए हम लोग करते हैं लॉ। तो लॉ बाय रिक्वायरिंग द क्या, डैमेजेस टू बी पेड, जो नुकसान हुई है उसकी भरपाई भी होनी चाहिए, है ना, जो नुकसान हुई है उसकी भरपाई भी करनी है। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे में ऑबिडियंस और अधिक होंगे तो डिसऑबिडियंस कम होगा। तो इसलिए जो नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई भी करनी है ना। तो बाय रिक्वायरिंग द डैमेजेस टू बी पेड फॉर एन इंजुरी ड्यू टू डिसऑबिडियंस, उल्लंघन यानी कि उल्लंघन के कारण, आज्ञा की उल्लंघन के वजह से जो भी नुकसान हुई उसकी भरपाई भी करना। इससे क्या कर सकते हैं, सो वी कैन, है ना, मेक द लॉ इफेक्टिव, हम लोग लॉ को और इफेक्टिव बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो तीन जो है बात पॉइंट्स को हम लोग ने देखा जिससे कि हम लोग लॉ को और इफेक्टिव बना सकते हैं। जिसमें पहला है हमारा कि लॉज आर मेड इफेक्टिव बाय एडमिनिस्ट्रिंग सम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, नई तरह के दंड को ला करके, अलग अलग तरह के पनिशमेंट को ला करके और इफेक्टिव बना सकते हैं। बाय प्रिवेंटिंग डिसओबीडियंस, जो भी तरह के आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है उसको रोक करके। बाय रिक्वायरिंग डैमेजेस टू बी पेड फॉर इंजुरी ड्यू टू डिसओबीडियंस, कोई आज्ञा के उल्लंघन की वजह से अगर किसी तरह का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई को करके, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, लॉ का क्या महत्व है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, लॉ के क्या महत्व है। उसमें पहला कहा गया है कि लॉ इज नॉट स्टैटिक,
एक वर्ड आता है स्टैटिक, इसका मीन्स क्या है, स्थिर, फिक्स्ड। तो लॉ फिक्स नहीं है ना, नई नई तरह के जो है रूल्स को लागू किया जाता है, नई नई तरह के रूल्स आते हैं। तो एक तरह का ये क्या कर सकते हैं, ये मैकेनिक्स में फॉर्म में है, ठीक है, एक मैकेनिज्म है। तो स्टैटिक नहीं है ये, इसका मीन्स होता है फिक्स्ड, है ना, स्टेबल। ये तो ना तो स्टेबल है, ना तो फिक्स्ड है, ना तो स्टैटिक है। लॉ इज नॉट अ स्टैटिक, लॉ इज नॉट स्टैटिक। लॉ क्या है, लॉ इज नॉट स्टैटिक और फिक्स्ड। ये स्टेबल नहीं है, ना तो फिक्स्ड है। चलिए, ये ना तो फिक्स्ड है, ना तो स्टेबल है। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा कि जैसे जैसे, एज इसको समझते हैं कि ये कैसे स्टेबल, स्टैटिक नहीं है और स्टेबल नहीं है। एज सर्कमस्टांसेस, circumstances and condition circumstance and condition, as circumstances and condition change in a society, then law also changes to fit requirement of requirement of the society, requirement of society। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि इसका मीन्स क्या है। लॉ के हम महत्व को देख रहे हैं ना, इसका क्या महत्व है। लॉ है कि स्टैटिक नहीं है, लॉ फिक्स नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो जैसे जैसे सोसाइटी में कोई कंडीशन, कोई सर्कमस्टांस, कोई परिस्थिति, किसी भी तरह का समस्या है ना आती है, या फिर कोई कंडीशन चेंज होता है, जैसे जैसे कंडीशन चेंज होगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे लॉ भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो जैसे जैसे एज द कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस चेंजेस, देन लॉ ऑल्सो चेंजेस टू फिट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, है ना। तो उस सर्कमस्टांस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, फिट करने के लिए लॉ भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो जैसे कि क्या हुआ कि लोगों की भीड़ होने लगी, है ना। लोग हड़ताल में, बहुत सारे दुकान है ना, जब हड़ताल हुई, लोगों का कैंपेन निकला, अभियान निकला, उसमें भीड़ होने लगी। लोग जो है सड़कों पर गलत तरह की प्रक्रिया करने लगे। तो इसको रोकने के लिए धारा 144 लागू हुआ। कैसे, कंडीशन चेंज हुई और उसी तरह लॉ भी चेंज हो गया। लॉ में चेंज हुआ, कश्मीर की जो बातें हैं, जिसमें कि आर्टिकल 370 लाया गया था, है ना, अनुच्छेद 370 लागू किया गया था। तो उससे उसको पहले क्या था, कोई उसको हटा दिया गया पहले को, और 370 लागू किया गया। इसके तहत क्या हुआ कि अब जो है वहाँ के रहने वाले लोग क्या है, स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रख सकते हैं, है ना, और काम कर सकते हैं। तो 370 लागू किया गया, तो लॉ भी चेंज हुआ ना कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मेन फोकस क्या है कि लॉ इज नॉट स्टैटिक, लॉ स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है। लॉ जो है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड सर्कमस्टांस, है ना। सर्कमस्टांस कंडीशन चेंज हुई तो लॉ भी चेंज हो गई, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि लॉ इज नॉट स्टैटिक, स्टेबल नहीं है, फिक्स नहीं है। एज सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशन चेंजेस इन सोसाइटी, देन लॉ ऑल्सो चेंजेस टू फिट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स को फिट करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है कि लॉ, द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ, है ना। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है, लक्ष्य, उद्देश्य क्या है लॉ का। ऑर्डर, द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ is order that in turns provides, प्रदान करते हैं क्या, तो प्रोवाइड्स क्या करती है ये, होप ऑफ सिक्योरिटी, फॉर फ्यूचर। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज ऑर्डर दैट इन टर्न्स प्रोवाइड्स
होप ऑफ सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर, यानी कि भविष्य में किसी तरह की सुरक्षाओं का जो आशा है ना, कोई आस लगाए व्यक्ति है सुरक्षाओं की, उसको ऑर्डर है एक तरह का, कि जो लक्ष्य लॉ का जो लक्ष्य है वो क्या है, ऑर्डर देना है ना, ऑर्डर होता है एक तरह का, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, उसके बदले क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रदान करता है होप ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षाओं की आशा को